जय हिंद दोस्तों, मैं देव कुमार केवट आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर का दूसरा दिन है। पहले दिन के क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन सीखा। आज हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। इसे समझने के लिए फिर से एक बार विरल और सघन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला माध्यम हवा लिया, उसके बाद दूसरा माध्यम आपका पानी है। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दो माध्यमों की तुलना की जाए तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वह माध्यम आपका विरल माध्यम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह माध्यम सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल के अपेक्षा जो है आपका ये ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी के अपेक्षा जो हवा है वो विरल माध्यम होगा, और हवा के अपेक्षा पानी जो होगा वो सघन माध्यम होगा, क्योंकि पानी के अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा और हवा के अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल कम है। इस प्रकार हम पानी और कांच की तुलना करते हैं। पानी और कांच की तुलना करते हैं तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अभी हमने सीखा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वह माध्यम आपका विरल माध्यम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह माध्यम आपका सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांच के अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। कांच के अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है और पानी के अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांच के अपेक्षा पानी जो आपका है वो विरल माध्यम है, जबकि पानी के अपेक्षा कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। इसके बारे में चर्चा हमने पिछले क्लास में भी कर लिया था, तो आज फिर से इसकी चर्चा कर लिए। आपको समझ में आ चुका होगा कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है। अब आइए सीखते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक समझने के लिए हम कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर मुड़ती है तो प्रकाश की किरणों के मुड़ने का जो परिमाण होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। एक बार फिर से इस बात को समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद मुड़ने का जो परिमाण होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसलिए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की किरणों के मुड़ने की क्षमता भी अलग होती है। अर्थात इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये इधर हवा है, पहला माध्यम आपका, और इधर दूसरा माध्यम आपका पानी है। ये पहला माध्यम आपका हो गया
और ये आपका दूसरा माध्यम हो गया। ये आपका अभिलंब है। जब प्रकाश की किरणें हवा से हवा से पानी में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरणें अभिलंब की ओर कम मुड़ती है। एक बार फिर से देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा माध्यम से पानी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर कम मुड़ती है। अभिलंब की ओर कम मुड़ती है। जबकि जब प्रकाश की किरणें हवा माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें हवा माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें हवा माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरणों का झुकाव अभिलंब की ओर अधिक होता है। अपवर्तित किरणें अभिलंब की ओर अधिक मुड़ती है क्योंकि पानी के अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। अर्थात प्रकाश के किरणों के मुड़ने की इसी क्षमता को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक को हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम में से प्रकाश की किरणें की दिशा परिवर्तन की जो क्षमता होती है अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी में प्रकाश की किरणें प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर कम मुड़ती है, जबकि हवा से कांच में प्रकाश की किरणों को प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर अधिक झुकाव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश की किरणों के मुड़ने की क्षमता अधिक और इसमें प्रकाश की किरणों के मुड़ने की क्षमता कम होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और पानी का अपवर्तनांक कम होगा। किरणों की जो मुड़ने की क्षमता होती है वही आपका क्या होता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात अपवर्तनांक को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी माध्यम में अर्थात किसी माध्यम में शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल
के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 0 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से, छोटी n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। माध्यम में प्रकाश की चाल को हम cm से सूचित करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं n बराबर 0 में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल cm है। तो इन दोनों के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहेंगे। तो यहाँ पर इससे संबंधित हम थोड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो हम आराम से इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं, ये आपका जो है दिया गया है, ये जो आपका है ये कांच में प्रकाश की चाल है। तो हमारा मीडियम क्या है? माध्यम कांच है। तो कांच में प्रकाश की चाल को Cg से सूचित करते हैं। तो Cg बराबर आपका दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल आप जानते हैं C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सूत्र होता है आपका अपवर्तनांक बराबर n बराबर C/cm। तो n बराबर C का वैल्यू आपका यहाँ पर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि ग्लास में आपका प्रकाश का चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका कट जाएगा, बचेगा आपके पास 3/2 बचेगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। आइए आगे एक और प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, यदि पानी में प्रकाश की चाल
2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है तो पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसे भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका माध्यम क्या है? पानी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CW का वैल्यू कितना हो गया? 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आप जान रहे हैं कि शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप जान रहे हैं कि n बराबर C/cm होता है। तो n बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड और नीचे में हो जाएगा आपका 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे काट सकते हैं, डिवाइड में है तो आपके पास बच गए 3/2.25। अगर इसे हल करते हैं तो 1.33 आता है। तो इस प्रकार आपको कांच का भी अपवर्तनांक के बारे में पता चल गया और यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक भी सीख लिए आप। तो अपवर्तनांक जो है उसका ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। प्रश्न आता है कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। और हम बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, लगभग में 2.42 उसका मान होता है। तो जाने से पहले, आज का क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर शेयर करें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।